नमस्कार दोस्तों, ये हमारे जर्नल साइंस की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया रोग है जो कि आनुवंशिक तथा लिंग सहलंघन है। कैल्शियम की कमी से होता है। सी ऑप्शन रुधिर की कमी से होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। जो हीमोफीलिया है वो एक सेक्सुअल संपर्क से भी होता है और आनुवंशिकी रोग भी है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है इसका? हीमोफीलिया आनुवंशिकी और सेक्स सहलंघन है। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, हीमोफीलिया रोग आनुवंशिकी और लिंग सहलंघन है। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जो मेरा प्रयास है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर संभव है? केवल ए, केवल बी, केवल ए बी और डी ए बी ओ ए बी चारों। आंसर होगा डी। अगर पिता ए है, माता बी है, तो पुत्र संतान में चारों वर्ग खून के हो सकते हैं। और इसी तरह से आप फैक्चुअल हर टॉपिक करेंगे और आपको जो मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है, एचसीएस लिखा है, उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर पिता ए है और माता बी है तो इसकी संतान में चारों ग्रुप यानी ए भी हो सकता है, बी भी, ओ भी और ए भी, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। फेलियर होने के बाद पढ़ाने का मज़ा कुछ अलग ही है। श्वेत क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत क्रांति नाम किससे संबंधित है? ए के रंगराजन से, बी वर्गीस कुरियन से, सी एस एस स्वामीनाथन से, डी जे वी नरलिकल से। आंसर होगा इसका बी, वर्गीज कुरियन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन से। और हरित क्रांति कस्तूरी एम एस स्वामीनाथन से, एम एस स्वामीनाथन से। आई एम फेलियर इन यूपीएससी मेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच कारक के खोजकर्ता कौन है? रिसस, बी लेडस्टीनर, तीसरा बिनर और डी ऑप्शन है लेडस्टीनर और बिनर। तो इसका राइट आंसर है डी, लेडस्टीनर और बिनर आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। दोस्तों, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज। अभी हमने साइंस उठाई है, उसके बाद ऑप्शनल सोशलॉजी को भी उठाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी टेलोफेज, डी एनाफेज। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी एनाफेज। एनाफेज में सूत्री विभाजन में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और यूपीएससी मेंस फेलियर का ज़्यादा दुख ना हो। और लाइक भी करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर एनाफेज अवस्था में आते हैं। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत की अवस्था होती है और टेलीफेज यह प्रोफेज का उल्टा है। केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं इस अवस्था में। मेटाफेज तुरक धागे का निर्माण पूर्ण होता है। मेटाफेज में इस विभाजन में 2 से 10 मीटर लगती है। हमने ये पढ़ा है कि टेलाफेज प्रोफेज का उल्टा है। केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे जब साइंस की थ्योरेटिकल क्लास आरंभ करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे ही 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली करेंगे और क्वालिटी कंटेंट करेंगे। और यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हम करेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? ए कैम्बियम, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी बोथ जाइलम और फ्लोएम। लेकिन इसका राइट आंसर है ए। जो वृद्धि वलय है वो कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। वृद्धि वलय जो पेड़ पौधों में ग्रोथ रिंग हो जाते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से हम पेड़ों की आयु मापते हैं, वो कैम्बियम की वजह से होते हैं। वृद्धि वलय कैम्बियम की क्रिया से बनता है। जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों, खनिज लवण पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। यह अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो जाइलम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। वहीं फ्लोएम प्रकाश लेसनी क्रिया द्वारा जो बने भोजन है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। यह डाउनवर्ड या नीचे की तरफ कार्य करता है। क्योंकि जल जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है, भोजन पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है और नीचे की तरफ आता है और पौधे के चारों दिशाओं में गति करता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पौधे के दृढ़ ऊतक हैं। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतुओं में नहीं पाई जाती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, परागण का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन परागधानी से परागण का वर्तिका पर जाना, बी ऑप्शन परागण का अनुकरण, सी ऑप्शन परागनली की बीजांड में वृद्धि, डी ऑप्शन पुष्प में कीड़ों का आना। राइट आंसर क्या है? ए। यानी परागकण क्या होता है? परागधानी से परागकण का वर्तिका पर जाना, वो परागण प्रक्रिया कहलाता है। यह पुष्पों में अधिक होता है। इसमें कीटों, वायु, हर पक्षी द्वारा परागण क्रिया पूर्ण होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न, इसी का सॉल्यूशन है, जब परागधानी से परागण वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह हमने पढ़ भी लिया। इस सॉल्यूशन आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपको टाइम हो तो, या आप वीडियो को थोड़ा आगे स्पीड से देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचक फल वह है जिसमें होते हैं ए परिपक्व बीज, बी बीज रहित फल, सी बिना परागण और निषेचन के बना फल, और डी केवल बीज फल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अनिषेचक फल वो होते हैं जो बिना परागण के और बिना निषेचन के बना होता है, उसे अनिषेचक फल कहते हैं। इसको पार्थेनोकार्पेटिक फ्रूट भी कहा जाता है। जो अनिषेचक फल होता है यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें परागण और निषेचन की क्रिया नहीं होती, जैसे केला और अंगूर में ना तो निषेचन क्रिया होती ना ही परागण क्रिया होती। अनिषेचक फल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परागकण क्या है? ए ऑप्शन नर युग्म कोविद, सी ऑप्शन नर बीजाणुविद। तो इन्हीं दो ऑप्शन में छांट लें। इसका राइट आंसर क्या है? ए आएगा। नर युग्मक वो परागकण होते हैं जो नर का सेक्सुअल भाग होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तीबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। ए ऑप्शन अगुणित, बी ऑप्शन द्विगुणित, सी ऑप्शन त्रिगुणित, और डी ऑप्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। जो आवर्तीबीजी पादपों में भ्रूण कोश द्विगुणित गुणित होता है। आवर्तीबीजी पादपों में भ्रूण कोश द्विगुणित यानी 2n, जिसको 2n द्वारा डिनोमिनेट किया जाता है। भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो, जिसको ट्राइप्लेड यानी त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश द्विगुणित होता है और भ्रूण त्रिगुणित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बीज किससे बनता है? बीज किससे बनता है? ए भ्रूण से, बी
भ्रूण कोश से, सी अंडाशय से और डी बीजांड से। तो इसका राइट आंसर है डी, बीज बीजांड से बनता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, भ्रूण कोश द्विगुणित होता है और भ्रूण त्रिगुणित होता है। हमने पहले भी किया है, लेकिन आपको याद रखें, डिफरेंस याद रखें। भ्रूण कोश द्विगुणित होता है और भ्रूण, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, वो त्रिगुणित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस का एक महत्वपूर्ण है, जो बायोलॉजी का, एक ही पादप में एक पूरा के परागण कणों द्वारा दूसरे पादप के वर्तिका पर जाना क्या कहलाता है? जब हमने परागण, इसको कहते हैं समकाल, होमोगैमी, भिन्न का हेट्रोगैमी और गिटोनोमी और जीनोमी। इसका राइट आंसर है सी, यानी गिटोनोमी। एक ही पादप के परागण कणों का दूसरे पादप के वर्तिका पर जाना गिटोनोमी कहलाता है। एक ही पादप से एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गोटोनोमी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक पौधे के फूल से जो परागण कण है दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक जाना गोटोनोमी कहलाता है। आप याद रखेंगे इसको। और इसी तरह हम क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाते रहेंगे और धीरे धीरे हम मेंस के भी आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए बीजावरण, बी भ्रूणपोष, सी अंतः फलभित्ति, डी मध्य फलभित्ति। तो इसका राइट आंसर है भ्रूणपोष। सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। और सुपारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरेका नट, अरेका नट। अब जब हम ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे सोशलॉजी हिंदी मीडियम, तो उससे आपको धीरे धीरे थिंकर्स के साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 बहुत कवर करेंगे, जो मैंने लिखा है मेंस में। और कौन सा फल नट है? ए मूंगफली, बी सुपारी, सी अखरोट, डी काजू। इसका राइट आंसर है डी काजू। काजू नट फल है। मूंगफली को इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं, सुपारी को अरेका नट, अखरोट को वेट नट, काजू को कैस्यू नट कहा जाता है। काजू मुख्यतः दक्षिण भारत में और जम्मू कश्मीर के आसपास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है? ए भ्रूणपोष, बी फलभित्ति, सी अंतः फलभित्ति, डी बाह्य फलभित्ति। तो इसका राइट आंसर है ए भ्रूणपोष। सुपारी का भी खाने योग्य भाग कौन सा था? भ्रूणपोष। और नारियल का भी कौन सा है? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म इसको कहते हैं। और सोशलॉजी ऑप्शनल हिंदी मीडियम में मैंने 245 स्कोर भी किया है यूपीएससी मेंस में, उसका लाभ आपको अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भावजी पौधे के बीज में होता है? ए केवल बीजपत्र, केवल भ्रूणपोष, केवल प्ल्यूमन रेडिकल और सुप्त एम्ब्रियो। राइट आंसर है डी। इसमें क्या होता है? डी सुप्त एम्ब्रियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे लगे कि मेरे साथ इतने एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवृत्ति बीजी पौधों के बीज में सुप्त एम्ब्रियो होता है। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और पलम पुल से तना का विकास होता है और रेडिकल से रूट का विकास होता है। तने का विकास पलम पुल से होता है और रेडिकल से रूट का विकास होता है। और आपको याद रखना है कि तने का विकास किससे होता है? पलम पुल से, और जड़ का विकास रेडिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट, मक्का का दाना है, जो मक्का होता है वो दाना क्या है? बीज है, बी वास्तविक फल है, सी गुण, डी अवास्तविक फल। राइट आंसर क्या है? बी, मक्का का दाना वास्तविक फल होता है, रियल फ्रूट, ट्रू फ्रूट भी कहते हैं इसको।
आपको आगे पढ़ाएंगे जो सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं, यानी वास्तविक फल और अवास्तविक फल क्या होते हैं, फाल्स फल और ट्रू फल क्या होते हैं। अभी हमने शुरुआत की है इस सीरीज की, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको साथ देना है। नेक्स्ट, और इसी मेज एक वास्तविक फल होता है। जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसको सफल, साविक फल या वास्तविक फल कहते हैं। जैसे आम, जामुन, केला। वास्तविक फल कौन सा होता है, ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, जिसका विकास ओवरी से होता है। याद रखना आपको, आम, जामुन, केला वास्तविक फल हैं। और इसी तरह से जिस फल का विकास ओवरी से न होकर पौधे के अन्य हिस्से से होता है वह अवास्तविक या फाल्स फल होता है। इस प्रकार हम नाशपाती भी कह सकते हैं, नाशपाती एक अवास्तविक फल है। एक सच्चा फल कौन सा होता है, ट्रू फल, जो विकसित होता है अंडाशय से, बीजांड से, निषेचित और विकसित अंडाशय से, निषेचित और विकसित बीजांड से। राइट आंसर है सी, यह निषेचित और विकसित अंडाशय यानी ओवरी से होता है। हमने पहले ही पढ़ा है जो ट्रू फल होता है वो ओवरी से होता है और निषेचन के बाद ही उसका उत्पादन होता है, सत्य फल कहलाते हैं। सत्य फल भी कह सकते हैं इसको, ट्रू फल भी कह सकते हैं। और इसका निर्माण निषेचन के बाद, मतलब नर और मादा के जो जननांग है उसके निषेचन के बाद ओवरी से होता है। और असत्य फल में ओवरी का कोई योगदान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल यानी जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ए सहपत्र जिसको ब्रैकेट्स कहते हैं, बी सहपत्रक, सी सहपत्रक और परिंदल पुंज, और डी परिंदल पुंज। तो राइट आंसर क्या है इसका, सहपत्र और परिदल पुंज होता है। जो कटहल है, जैक फ्रूट है, उसका खाने योग्य भाग कौन सा है, सहपत्र और परिदल पुंज होता है। कटहल एक कठोर वस्तु होती है, पदार्थ होता है, फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए, आरएनए, लाइसोजाइम, सी डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है बी आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक वायरस में तकरीबन अधिकांश पादप वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डीएनए और आरएनए में, लेकिन जो पादप वायरस है वो उसमें आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए होता है। लाइसोसोम क्या होता है, ये एक कोशिकांग होता है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल बेस होते हैं। राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आपको याद रखना है। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज की थी। ये साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग मी बाय ए यूपीएससी फेलियर एस्पेरेंट, जिसने यूपीएससी मेंस तक इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी लास्ट में असफलता हाथ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, और डीएनए या आरएनए। राइट आंसर है डी। जंतु वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, इनमें से एक होता है, ना कि दोनों। वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। जंतु वायरस में या तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है या, क्योंकि सी ऑप्शन में और बीच में लिखा हुआ है, आपको इसमें से कन्फ्यूज नहीं होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है।
ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी फफूंद। राइट आंसर है ए, जो एंटीबायोटिक औषधि जीवाणुओं से मिलती है, प्रतिजैविक होता है एंटीबायोटिक ड्रग्स। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हमारा है प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु से मिलता है। लमनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है, आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। और इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। नील हरित शैवाल ये धान के खेतों में पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और जो कवक होता है यह हेट्रोप्स होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, जो आपको यूपीएससी में भी एलिमिनेट के तौर पर काम आएगा और स्टेट पीसीएस में भी, जिस प्रकार यूपी पीसीएस एचएस वगैरह में, और जो स्टेट के छोटे एग्जाम हैं, क्लरिकल एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, उनमें भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की? ए WM स्टैनले ने, बी KM स्मिथ ने, डी इवानोव्स्की ने, डी EC स्टॉकमैन ने। तो राइट आंसर क्या है? सी, यानी इवानोव्स्की ने। डी इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज की थी। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की, जिसमें आनुवंशिक, अधिकांश वायरस में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, जीवाणु की खोज किसने की? ए ल्यूवेनहॉक ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट कोच ने, डी लुइस पास्चर ने। राइट आंसर है ए, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने। और जो रेबीज का टीका है और हाइड्रोफोबिया का आविष्कार किसने किया? लुइस पास्चर ने। और इसी तरह से आप याद रखेंगे, जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने की है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। जीवाणु को पादप मानते हैं। क्यों मानते हैं जीवाणु को? जीवाणु को पादप क्यों मानते हैं? क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है और वे गति नहीं कर सकते, सभी जगह उपस्थित होते हैं, विखंडन द्वारा मल्टीपल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए, कोशिका भित्ति होती है। पादप और जीवाणु में सिर्फ मात्र जो सबसे ठोस प्रमाण है, जीवाणुओं में, पादप में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं होती। और यही डिफरेंस पादप और जीवों को, चाहे वो जंतु हो चाहे वो जीव हो, वो पादप से अलग होते हैं। क्यों? कोशिका बहुत भित्ति सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसको जीवाणु को पादप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है? चूहे में, मनुष्य में, हाथी में और बंदर में। तो राइट आंसर क्या है? चूहे। राइट आंसर क्या है? जो अपचयन की दर है वो सबसे ज़्यादा चूहे में होती है। सॉरी, उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है? चूहे में होती है। जब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो क्या उत्पन्न होता है?
ए हार्मोन, बी एनर्जी ऊर्जा, सी एंजाइम और डी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर है बी ऊर्जा। अगर जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 38 एटीपी अणु क्रिया करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? ए पाइरुवेट अम्ल में, बी एटीपी में, सी एडीपी में, डी ग्लूकोज में। राइट आंसर क्या है? बी एटीपी में। आपको याद रखना है ऊर्जा एटीपी में ही संग्रहित होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग होता है उसी को ही ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और यही ऊर्जा शरीर को गति प्रदान करती है। उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणामस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। जब एटीपी से एक फास्फेट अणु का हटता है तो एडीपी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी से फास्फेट अणु के हटने से एडीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एक फास्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब एडीपी प्लस फास्फेट अणु बराबर है एटीपी। जब श्वसन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुक एसिड के दो अणु का निर्माण करते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं और 2 एटीपी शेष रहते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट था। एटीपी क्या है? एडीपी प्लस फास्फेट अणु। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं। बहुत क्वालिटेड कंटेंट है दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्टेड किया हुआ है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग का निर्माण करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं, तंत्रिका क्रिया का नियंत्रण करते हैं। आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी। जो एंजाइम होते हैं वो जैविक रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि शरीर की रचना प्रोटीन के द्वारा होती है, ऊर्जा वसा और कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा होती है। जो एंजाइम होते हैं वो जैविक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन का सूक्ष्म रूप एंजाइम कहलाता है। शरीर इसका अगर सॉल्यूशन देखें, शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक होते हैं क्योंकि जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक का काम करते हैं। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है। दोस्तों बिल्कुल जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं 11, 36, 12 और 38। मैंने आपको बताया श्वसन क्रिया से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है जो कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सारी प्रोग्रेस प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की इकाई क्या है? ये टाइपिंग में थोड़े मिस्टेक हो गई। ए ग्लूकोन, बी फंक्शन, सी अमीनो एसिड, डी न्यूक्लियोटाइड। आपको बताएं प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड है।
अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस में क्या परिवर्तन होता है? प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज में। और सी ऑप्शन है हमारा मंडू यानी स्टार्च ग्लूकोज में। डी ऑप्शन ग्लूकोज पायरुक अम्ल में। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें हमारा राइट आंसर डी होगा, जिसमें ग्लूकोज पायरुक अम्ल के दो अणु बनाता है। ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है। कितने अणु बनते हैं? दो अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूट जाता है और पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। नेक्स्ट हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी केंद्रिका। राइट आंसर है सी हमारा राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण भी राइबोसोम में होता है और प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भी राइबोसोम को कहते हैं। और ये ऐसा कोशिकांग है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी द्वारा ऊर्जा संग्रहित होती है। इसमें कोशिकाई श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की। इसे ब्रेन ऑफ सेल, केंद्रों को क्या कहते हैं? सेल का दिमाग, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रों को कहा जाता है। और केंद्रक की खोज किसने की? 1931 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,